So very good morning to you all. Welcome to you all in Saint Xavier class. So today again we are talking about the parts microorganisms R4 and 4. So I have told you that these are friends and foe both are okay. तो आज हम पढ़ते हैं इससे आगे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म पॉइंट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। देखो जैसे हमने पढ़ा था भाई कि जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये जैसा इंसानों के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर अगर ये डिजीज जनरेट करते हैं सेम ऐसे ही ये डिजीज जो हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी जनरेट करते हैं। तो मैं आपको एक डिजीज के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम एनिमल्स लेंगे। इस चीज़ को सबसे पहले देखा रॉबर्ट कोच ने 1876 में, ठीक है 1876 में इन्होंने एक बैक्टीरिया बैसिलस नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस ये जो है एक बैक्टीरिया है वायरस या बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या होता है एंथ्रेक्स रोग होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग जैसे खुरपका वगैरह भी कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज है इसके द्वारा होता है। दूसरा ऐसा ही जो रोग है वो कई ऐसे रोग हैं जैसे एंथ्रेक्स तो किसकी वजह से हुआ, ये बैक्टीरिया कोज्ड है, बैक्टीरिया कोज्ड। कई ऐसे भी हैं जो वायरस से भी होते हैं, जैसे अगर उनके फुट की बात करूँ, फुट और माउथ से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो कोज्ड होते हैं वायरस से भी। कई वायरस है जिनके द्वारा इनके पैरों से संबंधित रोग भी होते हैं और उनके मुंह से संबंधित भी रोग होते हैं, ठीक है। ऐसा ही मतलब क्या है कि ये जो डिजीज हैं या जो ये माइक्रोब्स हैं ये एनिमल्स को ह्यूमंस को तो प्रभावित कर रहे हैं, साथ साथ ये प्लांट्स को भी प्रभावित करते हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से रोग करते हैं। इन प्लांट्स को देखो तो प्लांट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो है सिट्रस कैंकर, ये जो डिजीज है ये प्लांट्स के अंदर फैलती है और ये फैलती है बैक्टीरिया के द्वारा। मतलब कोज इसका ये रीज़न है माइक्रोब्स। और अगर मैं बात करूँ मोड जिस माध्यम से फैलती है वो माध्यम एयर है, ठीक है। एयर के कारण ही क्या हो पाता है, एयर में ये बैक्टीरिया जो हैं ये ट्रांसमिट होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, प्लांट के पास, और प्लांट में ये डिजीज जनरेट हो जाती है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब गेहूँ ख़राब होने लग जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। ये भी एक डिजीज है रस्ट ऑफ व्हीट और ये फंगी की वजह से होती है। तो बोलते हैं भूपन लग गई और गेहूँ जो है वो क्या हो जाता है, फफूंदी लगने से ख़राब होने लग जाता है, उसके ऊपर रस्ट आ जाती है। और इसका जो मोड है वो है एयर और सीड, मतलब या तो हवा के द्वारा ट्रांसमिट होगा ये और या सीड बीज के द्वारा उसके अंदर ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन फूड पॉइजनिंग, अपना अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। देखो बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हम खाना पकाते हैं और खाना पकाने के बाद उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं अपन,
ठीक है। और सुबह जब खाना खा के हम उसको शाम के लिए यूज़ करने के लिए भी सोचते हैं कि भाई शाम को यूज़ किया जाएगा। अगर उस खाने को हमने बाहर रख दिया है, या वह खाना जो है 2 या 3 दिन से कहाँ रखा हुआ है, फ्रिज वगैरह में रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोब जनरेट हो जाएंगे। क्या जनरेट हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो फूड हमने कुक किया था, कुकड फूड, ठीक है, उसको हमने 2 से 3 डेज, जैसे 1 दिन बाहर रखोगे तो वैसे ख़राब हो जाएगा, अगर बाहर रखा जाए तो 1 डे, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में, अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो 1 डे में वो रोटन मतलब सड़ जाएगा। और फ्रीज के अंदर 2-3 डेज के अंदर आप देखोगे इसमें स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, टेक आउट स्मेल, दुर्गंध आएगी उसमें। और अगर बाई चांस अगर मान लो आपने वो खा लिया है वो फूड, तो होगा क्या, हमारा जो पेट है वो ख़राब हो जाएगा, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। डॉक्टर से जब अपन बात करेंगे तो वे बताएंगे आपको कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। इस फूड पॉइजनिंग की वजह से हमें बहुत सी वोमेट होगी, बहुत बार वोमेट होगी, हमें उल्टियाँ आएंगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम उस फूड को 2 दिन या 3 दिन यूज़ करके, मतलब अपन सोचते हैं कि इसको रख देंगे तो ये काम आएगा दोबारा से, पर लास्ट अगर आप फ्रीज के अंदर रख रहे हो तो लास्ट उसकी जो है लिमिट है वो, ये मान लो आप 1 से 2 दिन, ठीक है। लेकिन 2 दिन के बाद अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो लगभग ख़राब हो चुका है, उसके अंदर माइक्रोब जनरेट होने लग जाते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर में ऐसा होता क्या है कि भाई वहाँ 2 दिन भी चल जाता है वो। तो इनमें क्या है, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो उनकी ग्रोथ रुकती है, यानी फैलती नहीं है। बाहर हमने ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया तो क्या होगा, माइक्रोब्स फैलने लग जाएंगे, ठीक है, एक के बाद एक उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और उनकी ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, उनकी ग्रोथ, यानी कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये रीज़न है उसका, ठीक है। इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो लास्ट 1 से 2 दिन चल जाता है। उसके बाद अगर अपन उसको यूज़ करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग होगी और वोमिट होगी बहुत बुरी, और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम उसको ना खाएं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब फूड पॉइजनिंग हुई क्या, देखो अगर मैं बताना चाहूँगा डेफिनेशन की फॉर्म में, तो देखो a process in which food is spoiled by microbes। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड जो है स्पॉइल्ड कर दिया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग, यानी जो फूड है वो खाने लायक नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाता है उससे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मेथड्स, ये अपना नया टॉपिक है, मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्विंग। तो मेथड्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए कई मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल मेथड। देखो बहुत से केमिकल्स यूज़ करके भी हम, जैसे वेजिटेबल वगैरह हैं, हाँ फ्रूट्स हैं, उनको क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 2 केमिकल्स के नाम। एक तो है सोडियम, हाँ जी, एक तो है सोडियम बेंजोएट, ये एक केमिकल है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, फूड प्रिजर्विंग के लिए। और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम
मेटाबाइसल्फेट, ये भी यूज़ किया जाता है। मतलब ये दोनों जो केमिकल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं फूड प्रिजर्विंग के लिए। इनसे हम फूड को प्रोटेक्ट करते हैं, इनसे जल्दी से फूड ख़राब नहीं होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स वगैरह उनमें भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं, जैसे जैम्स है, जेली है, ठीक है, स्क्वैश है, इनमें भी ये यूज़ किया जाता है। सेकंड मेथड जो है वो हमारा है कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट जैसे आपने देखा होगा कि एक तो फ्लैश यानी मीट पीसेज वगैरह जो भी है उसमें यूज़ किया जाता है, मीट वगैरह में, ठीक है। उसको सड़ने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें सोल्ट ज़्यादा मिक्स किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई मीट के पीसेज जो हैं उबाल कर अपने घर पे रख लेते हैं, जैसे पिकल वही यूज़ करते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें सोल्ट की अमाउंट बढ़ा देते हैं जिससे वो प्रिजर्व रहता है। दूसरा है पिकल, अचार। अचार में अगर आप ऑयल और सोल्ट बढ़ा देते हैं तो अचार भी प्रोटेक्ट रहता है। इस तरीके से मतलब जो सोल्ट है, कॉमन सोल्ट, ये भी यूज़ आता है फूड प्रिजर्विंग के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड मेथड, शुगर। तो देखो भाई हमारे पास जैसे जेली है, स्क्वैश है, ठीक है, स्क्वैश मतलब लगभग एक सूप की तरह आता है ये, और जैम्स है, जैम्स तो आपने खाए भी होंगे। अगर इनको आपको प्रोटेक्ट करवाना है तो इसमें आप शुगर की अमाउंट बढ़ा दें। शुगर अमाउंट को अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया तो होगा क्या, ये जेली या स्क्वैश है ये ख़राब नहीं होते उससे, इससे प्रिजर्व रहते हैं। तो इस मेथड का भी यूज़ करके हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं विनेगर या ऑयल की। तो ऑयल के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। और नॉट सॉरी एंड ऑयल। तो विनेगर और ऑयल जो है, विनेगर मतलब सिरका ये आता है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है, और ऑयल को यूज़ किया जाता है वेजिटेबल प्रोटेक्ट करने के लिए। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। पिकल में भी हम इनको यूज़ करते हैं ऑयल्स को। तुम्हें पता है कि भाई ऑयल के अंदर ज़्यादा ऑयल अगर अपन बढ़ा देते हैं पिकल के अंदर तो पिकल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। मैंने आपको सोल्ट के बारे में बताया था, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें तो मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ मेथड है अपना हीट। तो देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अच्छे से ध्यान देना इसके ऊपर, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। एक तो है हीट एंड कूलिंग मेथड। तो देखो हीट मतलब अगर किसी चीज़ को बॉईल किया जाए, उसको बॉइलिंग करने से अगर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब अपन बॉईल करते हैं तो उसमें क्या हो गया, माइक्रोब्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सर्जरी इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी किसके द्वारा, हीट के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब उनको बॉईल किया जाता है गर्म पानी के अंदर,